बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ आपसे मुख़ातिब होने का अपने यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में चंद एक बातें करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब का दौरा क्वेटा, उसके अलावा जो अदालतों की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और जो इस वक़्त पीटीआई की इलेक्शन मुहिम की जो उन्होंने स्कीम बनाई है, कुछ उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। इससे पहले कि पहले मौज़ू की तरफ बढ़ें, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियोज़ को अगर आप पसंद करते हैं, मेरी राय से मुत्तफ़िक हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उससे फिर ये बात जो हक़ बात जिसे आप दुरुस्त समझते हैं, वो दूसरे लोगों तक पहुँचाने में भी मदद मिलती है। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए वीडियो पर, ताकि उससे मैं अपने कंटेंट को बेहतर कर सकूँ। और इसके अलावा एक काम और कीजिए कि जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाइए। उससे आपको मेरी बर वक़्त नोटिफ़िकेशन मिलेगी, मेरी जो अगली वीडियो अपलोड होगी, जो भी होती रहेंगी, उनका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचेगा कि ये व्लॉग भी आपके देखने के लिए रेडी है। तो आइए मौज़ू की तरफ आते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने क्वेटा का दौरा किया। वहाँ पर किस लिए दौरा किया? क्योंकि जो पहले बाप था, अब वो माई बाप बनाने के लिए उन्होंने दौरा किया है। आप यहाँ पर सियासत की मुनाफ़्क़त देखें, मैं इसे मुनाफ़्क़त कहता हूँ। वो कहते हैं ना जी, सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं होती, कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं होती, ये गलत बात है। सियासत में असूल होते हैं, असूल हमेशा हतमी होते हैं। आप अपने असूलों पर कभी समझौता नहीं करते। ये वही नवाज़ शरीफ साहब हैं जिन्होंने कहा था कि मैं किसी लोटे को वापस नहीं लूँगा जो मुझे छोड़ के चला गया या जिसने मेरे मुखालफिन का साथ दिया, उनसे अलायंस किया वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगा, मेरे पास अपने इतने कैंडिडेट हैं। राना सनाउल्लाह साहब का बयान था जी कि हमारे पास तो एक-एक हलके में 3-3 4-4 कैंडिडेट हैं, तो हम टिकट का फ़ैसला उनमें करेंगे, हमारे लॉयल लोग हैं, उनके साथ हम जाएँगे। ये नवाज़ शरीफ साहब जिन्हें जो जाके वहाँ पर बाप पार्टी से मुलाकात की है, जो बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ जो उन्होंने बात की है जाके कि अब इनके साथ पहले तो उनको दावत दी कि अब ज़म हो जाए नून लीग में, उन्होंने इनकार कर दिया और अब उसके बाद उनके साथ अलायंस बनाने की बात हो रही है। तो ये आप खुद देख लें कि ये बाप पार्टी वो है, बाप बाप को ये कहते थे जी ये बाप है, उसका हमें पता है इस बाप का बाप कौन है। अपने बाप के कहने पर बाप इमरान खान के साथ गई, सेनेट में भी गई, कौमी असेंबली में भी गई। सीधा-सीधा उनका इशारा फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि फौज के कहने पर ये बाप पार्टी फौज की ज़ैली पार्टी है और ये जिसकी तरफ फौज इशारा करती है, ये उधर चले जाते हैं। ये तमाम बयानात मरियम सफ़दर अवान के, नवाज़ शरीफ के, इन तमाम लोगों के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कुछ ज़्यादा इतनी पुरानी बात भी नहीं कि हमारे दिमाग से महव हो जाएँ। हमारी याददाश्त इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई। लेकिन अब आप देख लें कि अपना थूका हुआ चाटने वो क्वेटा पहुँच गए और वहाँ जाकर उनके साथ मुज़ाकरात शुरू किए, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि इलेक्शंस में उनके साथ होने क्या जा रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी ना नाज़रीन, वो ये थी कि एक मतलब मैंने गिने तो नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है और जो बाज़ अच्छे काबिल एतबार एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, व्लॉगर्स हैं, उनके मुताबिक कुल 17 लोगों ने नवाज़ शरीफ को वहाँ क्वेटा में रिसीव किया जब वो उतरे हैं वहाँ पे। तो इससे आपको उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जो अगला काम किया वो ये किया कि लाहौर से वो अपने साथ सहाफ़ी जो बच्चे जमूरे बगल बच्चे उनके हैं, जो उनके टुकड़ों पर पलते हैं, सहाफ़ियों के नाम पर एक तोहमत है, दब्बा है काला सहाफ़त के नाम पर, उनको वो अपने साथ लेके गए प्रोजेक्शन के लिए। क्वेटा के और बलूचिस्तान के जो लोकल सहाफ़ी वहाँ आए थे इसको कवर करने के लिए, उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं की गई, जहाँ उस कन्वेंशन में जहाँ वो बात कर रहे थे या जहाँ उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे। उन बेचारों को बाहर सर्दी में ठिठुरती सर्दी होती है इस वक़्त क्वेटा में, वहाँ पर खड़ा रखा गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज भी किया। तो आप इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि अपनी प्रोजेक्शन के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए, ये अपने चेले, चमचे, चमांटे साथ लेके जाते हैं और उनके ज़रिए से फिर अखबारों में खबरें लगवाते हैं। क्योंकि वो लोग जो इनके काबिल एतमाद नहीं हैं, क्वेटा के सहाफ़ी हों या केपी के हों या लाहौर के जहाँ के भी हों, कराची के हों, उनको ये ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि वो बेलाग तबसरा करेंगे और वो बिल्कुल देखी आँखों देखी रिपोर्टिंग करेंगे और उससे इनका इमेज वो नहीं बनता जो ये बनाना चाहते हैं। और जो बड़े जिन्होंने इनके सर पे इस वक़्त हाथ रखा हुआ है, वो इमेज बिल्ट नहीं होता। लेकिन ये सर पे रखा हुआ हाथ, सर के थोड़ा-सा नीचे, चंद इंच नीचे गला होता है। ये सर से हाथ गले तक आते हुए भी देर नहीं लगती। नवाज़ शरीफ साहब को इसका बड़ा अच्छी तरह तजुर्बा है। उन्होंने क्या उस कन्वेंशन में बातें की, क्या अलायंस होता है, क्या नहीं होता। एमक्यूएम ने तो 24-36 घंटे के अंदर ही जो ऐलान किया था, उससे वो वापस हो गए थे कि हम कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं कर रहे। तो ये तो नवाज़ शरीफ साहब की फ़िलहाल सिचुएशन है और उन्हें समझ नहीं आ रहा
कि कहाँ जाएँ, क्या करें, किसके साथ बात करें, किस दीवार में सर मारें कि कोई सिलसिला निकले। जो उम्मीदें लेकर वो आए थे, जो उम्मीदें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को दिलाई थीं और जो उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दिलाई थीं, उसका सारा दारोमदार इस सिचुएशन पर था कि वो इलेक्शन जीत सकने की पोज़ीशन में आए। लेकिन यहाँ पोज़ीशन में आने तक की तो दूर की बात है, सादा अक्सरियत तो क्या, वो सादा अक़लियत भी लेने के काबिल इस वक़्त नज़र नहीं आ रही। ये तमाम कन्वेंशन, ये तमाम कोशिशें जो हो रही हैं अलायंस बनाने की और ये वो, उससे आपको नज़र आ जाना चाहिए कि उनकी इस वक़्त सियासी पोज़ीशन कहाँ खड़ी है। दूसरी बात आ जाते हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को उनके अपने साथी जजों ने बहुत ज़लील किया है मेरी नज़र में तो। क्योंकि वो मुकदमा जिसमें आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की सुनवाई नहीं की थी, उनकी दरख़्वास्त अस्तदाम मुस्तरद कर दी थी। 2 फ़ाज़िल जजों ने उसी केस की समाअत में इमरान खान साहब को रिलीफ़ दे दिया है। जी हाँ, इमरान खान साहब का ट्रायल रोक दिया गया साइफ़र का और उसके लिए अब अगले बड़ी अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करने को कहा गया है। रिमांड नहीं दिया गया है इमरान खान साहब का और ये तमाम चीज़ें उनके मातहत 2 जजों की अदालत से ये फ़ैसला आया है। तो आमिर फ़ारूक साहब किस रुख पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदलिया में को अभी भी गैरतमंद जज बाकी हैं, जो शायद कुछ ना कुछ करने की अहलियत रखते हैं और वो करना भी चाहते हैं। वो अलहदा बात है कि उन पे प्रेशर बहुत होगा और वो खुल के फैसले नहीं दे सकेंगे, लेकिन बहरहाल अभी पता लग जाएगा। और दूसरी बात जहाँ तक मुझे नज़र आती है कि साइफ़र केस में ज़मानत अब कोई इतनी अहम बात नहीं रही, क्योंकि इमरान खान साहब को बाकी 2 और केसों में अब गिरफ़्तारी उनकी डाल दी गई है और इसके बाद अब वो अगर साइफ़र केस में उनकी ज़मानत हो भी जाती है, तो वो जेल से तो रिहा नहीं होंगे। उनको रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि दूसरी अदालतों ने उनके ऊपर केस डाल दिया। अच्छा, इसमें से एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो एक केस एफआईए ने उन पे डाला है, जिसमें उनकी ज़मानत गिरफ़्तारी उनकी शो की गई है, वो केस है जी उसका किसका, तोशाखाना का। और ये केस नैब का या एफआईए का बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो तोहफ़ा लिया, जो खरीदा, इल्ज़ाम उन पर ये उन्होंने कायदे-कवानीन की पाबंदी करने के बाद ये खरीदा है। लेकिन इल्ज़ाम जो उन पर लगता है वो ये है कि ये 1 साल उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर किया। यानी जिस साल लिया, खरीदा, उसकी पेमेंट की, वो तमाम कागज़ात तो दुरुस्त हैं, लेकिन उन्होंने उसे डिक्लेयर नहीं किया। डिक्लेयर ना करने का मामला ना तो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन में आता है और ना ही ये नैब की इन्वेस्टिगेशन में आता है, उनकी तफ्तीश के दायरा-कार से बाहर है। अगर ये मामला बन भी सकता है तो ये एफबीआर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला है, जो टैक्स कलेक्टर है, जो टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये होगी कि इमरान खान साहब ने क्योंकि अपने एसेट 1 साल लेट डिक्लेयर किए, तो उन्हें उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी कि जी आपने जो टैक्स पे किया उसके ऊपर इतना मज़ीद आपको जुर्माना है और वो जुर्माना पे करें। ये उसकी मैक्सिमम सज़ा है। लेकिन इस केस को नैब क्यों टेकअप कर रहा है या इसको कोई और इदारा क्यों टेकअप कर रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये किसी आइन और कानून की किसी शिक के मुताबिक भी ये केस बनता ही नहीं है। ये आप बात याद रखिएगा। दूसरा जो अल कादर ट्रस्ट का जो अब जो शोषा दोबारा से गड़ा मुर्दा ज़िंदा किया गया, तो उसकी वजह यही है कि अब इन्हें नज़र आ रहा है कि शायद दूसरे केसेज़ में इमरान खान साहब की ज़मानत रोकना या मुस्तरद करना उनकी दरख्वास्त अब शायद मुमकिन ना हो सके। तो लिहाज़ा मंसूबा तो यही है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे तक के लिए जेल में रखना है, जेल से बाहर नहीं आने देना। जेल से बाहर आके इलेक्शन कैंपेन चलाना तो दूर की बात है। अगर इमरान खान साहब की एक झलक भी अवाम में नज़र आ गई और वो अदालत में पेश हो गए, ये सारे केसेज़ जो कह रहे हैं जी कि आप अदालत के वो उसकी माफ़ कीजिएगा जेल के अंदर चलाएँ, उसकी वजह यही है कि जब उन्हें अदालत के लिए लाएँगे तो उनकी झलक अवाम को नज़र आएगी। और इस वक़्त अवाम के अंदर जो जोश-ओ-ख़रोश है, जो इमरान खान साहब के साथ उनका लगाव है, उनकी जो जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो तमाम पोल्स, तमाम सर्वे, किसी भी आप जमात के, किसी भी चैनल के, किसी भी एंकर के सर्वे उठा के देख लें, 80 से 90% के दरमियान इमरान खान साहब की हिमायत में आ रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब की एक झलक क्या करेगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उससे क्या होगा। ये काम कभी होगा ही नहीं कि इमरान खान साहब की झलक भी अवाम को दिखाई दी जाए। वो शेर अफ़ज़ल मरवत जो इमरान खान साहब के वकील हैं, वो पानी की एक बोतल बाहर ले आए अपने मुवक्किल से, यानी इमरान खान से मुलाकात के बाद। इमरान खान साहब पानी की इस बोतल से, मिनरल वाटर की बोतल से पानी पी रहे थे। तो वो बातें करते हुए शायद शेर अफ़ज़ल मरवत ने वो उठाई होगी बोतल, हाथ में ध्यान नहीं रहा, वो पानी की इमरान खान की बोतल बाहर लेके आ गए। जब उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान इस बोतल से पानी पी रहे थे, तो जहाँ वहाँ पर जो जोशो-ख़रोश था वकीलों का और जो
एंकर्स का और जो ये यूट्यूबर्स और ये सारे लोग और आम आवाम वहाँ जो भी इकट्ठी थी उनकी बात सुनने के लिए, वो उस बोतल को देखने के लिए टूटे पड़ रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएँगे तो फिर क्या होगा? इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमारी अदालतें भी एक्सपोज़ हो रही हैं, हमारा निज़ाम भी एक्सपोज़ हो रहा है। एक लाडला बल्कि सुप्रीम किस्म का लाडला जो मुजरिम है, उसको घर बैठे ज़मानतें भी मिल रही हैं, उसको घर बैठे रिलीफ़ भी मिल रहा है, वो तकरीरें कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और एक शख़्स जो उसी नैब का सिर्फ़ मुल्ज़िम है, मुजरिम भी नहीं है, उस पर अभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, जिस पर इल्ज़ाम साबित ना हो वो मुजरिम नहीं होता। जुर्म नहीं उसने किया, उस पर मुबैयना जुर्म का इल्ज़ाम है तो वो मुल्ज़िम कहलाता है कि उस पर इल्ज़ाम है। और मुल्ज़िम को जेल में ठूँसा हुआ है, मुल्ज़िम की झलक तक बाहर नहीं आने दे रहे, मुल्ज़िम को कोई रिलीफ़ नहीं दे रहे। जो उसकी रिलीफ़ के लिए अदालत में उसके वकील केस करते हैं, उस पर डेढ़-डेढ़ 2-2 महीने बैठे रहते हैं, फ़ैसले नहीं करते, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी की अहलिया बीमार हो जाती है, कोई वैसे ही कोर्स पे चला जाता है, कोई छुट्टी कर लेता है, कोई बहाना डाल के टाल देता है और फिर मर-मरा के अगर कोई फ़ैसला करते भी हैं, तो वो फ़ैसला 1-1 डेढ़-डेढ़ महीनों के लिए महफ़ूज़ कर लेते हैं और वो फिर फ़ैसला जब सुनाया जाता है, तो पता लगता है जी रिजेक्ट कर दिया है। तो आप इंसाफ़ का ये दोहरा मेयार देख सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा इंसाफ़ तो है ही नहीं। इंसाफ़ होगा तो उसका दोहरा मेयार होगा, ये तो खुल्लम-खुल्ला धाँधली और बदमाशी है, जो कंप्रोमाइज़्ड अदालतों के कंप्रोमाइज़्ड जजेस ने मचाई हुई है। और वो वक़्त दूर नहीं है नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा, वो वक़्त इंशाल्लाह दूर नहीं है जब ये तमाम ज़ुल्म के बादल छटेंगे और हक़ का सूरज तलू होगा और ऐसी चाको-चौबंद तरीके से चमकेगा, चकाचौंध रोशनी करेगा कि ये जितने इस वक़्त ज़ालिम लगड़बग्गों की तरह अंधेरे में छुप के हमला करने वाले हैं, इन तमाम की आँखें खीरा भी होंगी इंशाल्लाह और अवाम का राज भी आएगा। आपने सिर्फ़ साबित कदम रहना है, मैं अपने हर वीलॉग में यही मशवरा देता हूँ कि डर और खौफ के बुत आप तोड़ दें। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। जो बुज़दिल होता है वही आपको धमकाता है, जब वो देखता है कि ये धमकाया नहीं जा सकता, इसकी हिम्मत नहीं तोड़ी जा सकती तो वो फिर पीछे हो जाता है। कोई इदारा रियासती इदारा हो, कोई अदलिया हो, कोई ब्यूरोक्रेसी हो, कोई पुलिस हो, कोई हो, वो आपको सिर्फ़ धमका सकते हैं, आप पर कि एक हद तक जब्र कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी अवाम खड़ी हो जाती है ना, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा आपको मैसेज है कि आपने घबराना नहीं है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों कह रहे थे इस बात को। किसी और पैरा में कही थी, लेकिन यहाँ पर भी फिट हो सकती है। तो आपने अपनी सपोर्ट जारी रखनी है, अपनी आवाज़ उठाते रहें। जैसे ये आपके हाथ में फ़ोन है, ये आपको रिपोर्टर बनाता है, आप भी एक रिपोर्टर हैं। आप भी एक सोशल मीडिया की वॉरफेयर का असला आपके हाथ में है, तो आप भी सोल्जर हैं इमरान खान के और आपको ये काम करना है, आपको अपने महबूब लीडर की सपोर्ट जारी रखनी है और ये जो ज़ालिम हलके हैं, इनके ऊपर अपना प्रेशर बरकरार रखना है। आखिर में फिर ये गुज़ारिश करूँगा आपसे, वीलॉग लंबा नहीं करना चाह रहा, एक टॉपिक रह गया, उस पर फिर बात करेंगे। तो गुज़ारिश ये करूँगा आपसे एक मर्तबा फिर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और अगर वीडियो से आप मेरी मुत्तफ़िक होते हैं मेरे ख़यालात से उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, दोस्तों तक भी पहुँचाइए, अहबाब तक भी पहुँचाइए और अगर अपने कमेंट्स से आप मुझे नवाज़ें ना तो बहुत मेहरबानी होगी, मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मैं अपने कंटेंट को बेहतर करना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ दुरुस्त कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहता हूँ। उसके लिए आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।